सारापड़ा, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। लैला मजनू प्रेम के प्रतीक के तौर पर उभरे चरित्र हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में लैला मजनू का आखिर क्या काम है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आइकन बड़ी चतुराई से चुने हैं। खुद को लैला बताकर ओवैसी हैदराबाद की निजामी संस्कृति में प्यार का परचम लहराना चाहते हैं, तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी ज़रूरत सबको है, फिर वो चाहे टीआरएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो या कोई और दल। शायद इसीलिए सबसे बड़ी लैला मैं और मेरे हजारों मजनू कहकर ओवैसी ने संकेत दे दिया है कि आने वाले हर चुनाव में उनकी अहमियत बढ़ने वाली है और हर सियासी दल को उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो उन्हें दोस्त या निशाना बनाकर अपना दायरा बढ़ाना चाहता है। अमित शाह के एआईएमआईएम और टीआरएस में मिली भगत का आरोप और कांग्रेस के माइनस ओवैसी प्लस कांग्रेस यानी ओवैसी को छोड़ो तो कांग्रेस को चुनो के प्रचार को भी ओवैसी ने लैला मजनू के किस्से को नगर निगम चुनाव में घसीट लिया है। आखिर हैदराबाद के अपने गढ़ में ओवैसी कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहते, चाहे लैला का ही चोला क्यों ना ओढ़ना पड़े। मैं सबसे बड़ी लैला और मेरे हजारों मजनू। वैसे ओवैसी ने सबसे लंबी लैला कहा होता तो मामला दिल लगी में उड़ गया होता, लेकिन वोटिंग से 48 घंटे पहले ओवैसी की इस प्यार की भाषा पर चौंकना लाजमी है। जिस हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर ओवैसी ने यह टिप्पणी की है, अपने उसी गढ़ में 2016 में वो 150 में से 44 सीटें ही जीत पाए थे और टीआरएस से आधे से भी कम पर थे। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गली का चुनाव माने जा रहे नगर निगम चुनाव में अपनी ए टीम उतार दी है, केंद्रीय गृह मंत्री तक ने ओवैसी को टारगेट करना शुरू किया, तो ओवैसी को खतरा महसूस होने लगा। आखिर बिहार के बाद बंगाल और महाराष्ट्र उनके अगले एजेंडे पर है और नेशनल पॉलिटिक्स में अपना वजूद उभारने के लिए सियासत में लीक से हटकर ऐसे भी बयान देकर सुर्खियां बटोरना जरूरी हो जाता है, वरना कहां तल्ख तेवरों वाले ओवैसी और कहां प्यार के प्रतीक लैला मजनू। आज अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह अपनी बेबाक राय रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय साहब अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सबके पहले आपके पास आऊँगा। एआईएम की पकड़ मजबूत मानी जाती है, हैदराबाद में अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी 5 सीटें जीतकर उनके हौसले बुलंद हैं और अब नगर निगम चुनाव में इसीलिए आपको पूरी ताकत झोंकनी पड़ी और असदुद्दीन ओवैसी को यह कहना पड़ा कि मैं लैला और आप सब मजनू। लैला इतनी भी बड़ी अदाकारा नहीं जो हर कोई मजनू बनने को बेताब रहे। कटु वाक्यों से चलने वाले राजनीति, कटु वाक्यों के धरोहर पर मतलब धरातल पर लाके और फिर अपनी उस नींव पर राजनीति करने वाले ओवैसी अगर खुद को लैला और मजनू लैला बताते हैं, दूसरे को मजनू बताते हैं, हमें लगता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़े परिवर्तन का बात वो करते हैं। सच्चाई तो ये है कि भारत के अंदर अगर कटुता को इस्तेमाल करके, मुस्लिम कट्टरपंथी का इस्तेमाल करके बेवजह के भारत को तोड़ने वाले बयानों को देकर एक सुर्खी बटोरने वाले ओवैसी कहाँ लैला और मजनू के मोहब्बत की बात करते हैं। ये कोई हास्यास्पद बातें हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो बस किसी भी तरह से चर्चा में बने रहे, यही ओवैसी जी का एक मूल सिद्धांत है और उसी मूल सिद्धांत के तौर पे वो अपनी राजनीति को करते हैं। 150 सीटों पर लड़े थे और 40-45 सीटें आपकी आई थी। बात कर रहा हूँ आदिल हसन, एआईएमआईएम स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ। आदिल भाई, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब घबराहट फैलती जा रही है एआईएमआईएम में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर इस मैदान में उतर चुके हैं, इसलिए इस तरीके के बयानों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपका रिएक्शन बीजेपी का आरोप? बीजेपी को जो बोलना है बोल दे सकती है। बीजेपी आजाद है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को हिस्सा लेने का अधिकार। बीजेपी का इतिहास आप जान लीजिए कि वो यहाँ पर वार्ड काउंसिलर जीती थी और यहाँ पर सिर्फ एक एमएलए उन्होंने 2018 में जीता था। 3 लोकसभा सीट जीत गए हैं।
इसलिए उनकी जो गलतफहमी है वो दूर कर ले। चाहे अमित शाह जी को आना हो, प्रधानमंत्री भी आ गए, योगी आदित्यनाथ भी आ गए, जिनको आना है, हैदराबाद हमारा किला है और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। और संजय जी जो बोल रहे हैं कि हैदराबाद ही हिंदुस्तान का ऐसा शहर है जहां मोहब्बत, जहां पर तहजीब, जहां पर बेहतरीन मीठी तेलुगु भी बोली जाती है और मीठी उर्दू भी बोली जाती है। यहाँ का दस्तरखान भी बहुत मशहूर है और यहाँ की शेरवानी भी बहुत मशहूर है। पिछले बार 150 सीट पे बीजेपी लड़ी थी, सिर्फ 2 सीट जीती है। हम सिर्फ 60 सीट पे लड़े थे और 44 सीट हम चुनाव जीते हैं। इस बार सिर्फ हम 50 सीट पे लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हम मेरा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होगा, 95% से प्लस होगा। ये बीजेपी को सोच रहा है कि बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी ने पूरे दाव खेल दिया है, लेकिन तेलंगाना की आवाम जानती है, हैदराबाद की आवाम बेहतर जानती है कि जब जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई, 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो ना केंद्र से 1 रुपया तेलंगाना को मिला, हैदराबाद को मिला। ना हैदराबाद में कोई बीजेपी का नेता या बीजेपी का कोई एमएलए या इनका एमपी आके हैदराबाद की गलियों में घूमा और उनका उस जो मुतासरीन है उनका हाल देखा। चलिए, बड़े आरोप लगाया आपने। अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता। अनुज, आप भी मजनू की कैटेगरी में खड़े हैं। इनका यह कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी के बिना अब आप लोग आगे नहीं चल सकते हैं, आपको हर कदम पे हर स्टेट में जरूरत पड़ेगी AIMIM पार्टी की। अनुज, आवाज पहुंच पा रही है आपसे? तो जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। ये जो एक कहावत है राजनीतिक गलियारों में कि कहीं ना कहीं वैसे भी चोली दामन का साथ इनका चल रहा है, लेकिन लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में और इस देश में ये अच्छे संकेत नहीं है। आप पहले से ही चुनाव लड़ने से पहले ही, चुनाव होने से पहले ही आप इस तरह से अपना, हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है भूपेश जी? जी, सुन रहे हैं आपको। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? चलिए, आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, थोड़ा डिले है। आरबी उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी AIMIM सभी सीट्स पर प्रत्याशी उतर रहे हैं और कड़ी टक्कर देखी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कमी रह गई थी, भारतीय जनता पार्टी उसको भी उतार लेती। देखिए, जिस तरीके से एक आक्रामक प्रचार बीजेपी ने किया है और जो भाजपा की शैली है, और वहाँ जिस तरह से स्टार प्रचारकों को उतारा गया और इतना टाइम देश के गृह मंत्री दे रहे हैं, तो वो चुनाव ऑटोमेटिकली बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। और देखिए, अभी तक अपना किला एक्चुअल मानते रहें ओवैसी बंधु उसको, और उस किले में बीजेपी कितना सेंध लगा पाती है, ये बात अलग है कि दोनों को देखिए, जितना ओवैसी कटु बोलते हैं उतना ही ध्रुवीकरण होता है और ध्रुवीकरण का फ़ायदा बीजेपी को भी मिलता है। इसीलिए कई बार ये असमंजस की स्थिति, बिहार का इलेक्शन हो, दूसरे इलेक्शन हो, जहाँ मुस्लिम वोट काटने होते हैं, वहाँ उनको लगाया जाता है और वो बखूबी अपनी जो भूमिका है उसको निभाते भी हैं। तो देखिए, जिस तरह ध्रुवीकरण हो रहा है, दो ही तरफ है। आप देखेंगे ओवैसी बंधु, अभी मुस्लिम जो समुदाय है उसका ध्रुवीकरण चाहते हैं कि वो सब लोग एक्चुअल में ओवैसी बंधुओं को वोट करें, और डरा के, धमका के, साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है वो सारी नीतियां अपनाते हैं, और वही नीतियां कामोवेश बीजेपी भी एक्चुअल में अपनाती है। तो दोनों में ज़बरदस्त कहीं ना कहीं टक्कर है। और बीजेपी के लिए देखिए, वहाँ एंट्रेंस बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक के बाद आप देखेंगे कि तेलंगाना एक दूसरा राज्य है जहाँ अपना एक बढ़त बनाना, कहीं ना कहीं जो अपना एक कद है उसको बढ़ाने के लिए अवसर के रूप में बीजेपी उस चीज को देख। संजय जी, क्या वजह रही? योगी आदित्यनाथ को आपने उतार दिया, JP नड्डा उतर गए, अमित शाह पहले से ही नजर बनाए हुए हैं, स्मृति ईरानी उतर गई, तमाम और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक दिग्गज जो विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनावों में दिखाई देते हैं स्टार प्रचारकों की सूची में, उनको आपने नगर निगम चुनाव में उतार दिया। वजह, एंट्री करना चाहते हैं, अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं दक्षिण भारत में? इसके 2 कारण हैं। एक विचारों की जबरदस्त लड़ाई है, एक ऐसा नेता जो हैदराबाद को अपना किला बताता है और वो भारत माता की जय बोलने से कतराता है, हम देशद्रोही भी कह सकते हैं। एक ऐसा नेता जो 3 तलाक कानून को गलत बताता है, एक ऐसा नेता जिसे पूरा दुनिया पूरे
देश भर में 370 हटाने की तारीफ होती है और वो नेता उसकी शिकायत कर रहा होता है। एक ऐसा नेता जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो उसका भी खिलाफत करता है। और उस तरह का नेता अगर अपने विध्वंसक बातों से देश के नौजवान मुसलमानों को अगर भटकाता है, उसे रोकने का भी कार्य किसी को करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि इस कार्य में अगर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को उतरना पर, नगर निगम का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, कोई भी चुनाव जो है, अपने मानसिक चेतना, अपनी बातों को जनता के बीच में डालना और फिर जनता का विश्वास हासिल करके ऐसे पाखंडियों को राजनीति से दूर करना, यह भारतीय जनता पार्टी का परम लक्ष्य है। और हमें लगता है कि ओवैसी जैसे नेताओं को उसके ही किले में जाकर उससे ही जमीन में दफना देना, राजनीतिक जमीन में दफना देना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। नहीं तो भारत के अंदर हर मुस्लिम युवा वर्ग के अंदर विष भरने का जो कार्य ये नेता करता रहेगा। इसलिए मुस्लिम युवाओं के अंदर विष भरने का आप लोग काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में शर्म आती है, तमाम तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, ध्रुवीकरण आप लोग करते हैं। जवाब दीजिए। चलिए जवाब नहीं बोलना। संजय जी जवाब लेता हूं। संस्कृति में पलना और उस पालने वाली मां के साथ धोखेबाजी करना, ऐसे नेताओं को वहीं अगर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और वो भी एक घर के अंदर, तभी जाके भारत की राजनीति में सुदृढ़ता आएगी। चलिए जवाब लेते हैं। उतनी संजय जी अभी औकात नहीं हुई है जो आप दफन कर दीजिएगा। अभी आप राजनीति में टीवी स्टूडियो में बोल लीजिए, आके हैदराबाद आके घूम लीजिए, पता चल जाएगा कि एमआईएम का किला क्या है। अगर बोलिए चैलेंज करते हैं, लाइव डिबेट पे चैलेंज करते हैं, क्या अगर अमित शाह जी आपके जो गृह मंत्री अगर 15 सीट से 20 सीट भी नहीं ज्यादा ला पाएगी तो क्या इस्तीफा देंगे? वो मैं लाइव चैलेंज कर रहा हूं, क्या इस्तीफा देंगे? उन्होंने मेयर की बात की, अगर नहीं मेयर बना पाएंगे तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी इस्तीफा देंगे अपने पद से। अरे जिस किले को आप किला कर रहे हो उसके अंदर प्रवेश तो करने दो, प्रवेश तो करने दो। भारतीय राजनीति में जड़ से उखाड़ कर फेंकने की क्षमता रखता है भारतीय जनता पार्टी। और आप जैसे कटु वाक्य नेताओं के लिए आप कहां चैलेंज देना चाहते हो? स्टूडियो में देना चाहते हो या हैदराबाद में देना चाहते हो? हर जगह आपका चैलेंज मंजूर है, किसी की औकात, हर जगह औकात की बात आप क्या करते हो? जो भारत के राजनीति के साथ गद्दारों जैसी बात करे वो औकात की बात करेगा, वो औकात की बात करेगा। औकात नहीं है जो देश का स्वतंत्र। भारतीय राजनीति में अगर गद्दारों का किसी को लेख मिलेगा तो वो आप श्रेणी में आएंगे उसके, जिसे भारत माता की जय बोलने में शर्म आती हो, जिसे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में शर्म आता हो। अरे संजय सिंह से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट, हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय बोलो, पूरा देश सर्टिफिकेट देगा। अनुज अत्रे से अभी तक रिएक्शन नहीं लिया, आऊंगा आपके पास। संजय जी आऊंगा, आदिल भाई आऊंगा आपके पास। अनुज अत्रे कांग्रेस के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, किस तरीके से यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक मैं लैला हूँ और बहुत सारे मजनू हैं, सैकड़ों की तादाद में मजनू हैं, आपको भी कांग्रेस पार्टी को भी मजनू बताया जा रहा है एआईएमआईएम की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि उनके बिना अब गुजारा चलेगा नहीं आप लोगों का। मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? देखिए, जो लोग चुनाव से पहले ही अपने आप को इस तरह से एक मान ले कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक ब्लैकमेल करेंगे चुनाव के बाद, तो चुनाव में वहाँ की जनता उनको निश्चित तौर पे सबक सिखाएगी। हैदराबाद की जनता बहुत समझदार जनता है, और आज जो अभी आपकी डिबेट में हो रहा है यही सब कुछ हैदराबाद में भी हो रहा है। लेकिन विषय की बात न करके, जनता के विकास की बात न करके, जो ध्रुवीकरण की बात के भारतीय जनता पार्टी के नेता और एआईएमआईएम के नेता आज स्टूडियो में कर रहे हैं आपके सामने बैठ करके, यही सब कुछ तो वहां हैदराबाद में हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी में और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में और स्मृति ईरानी जी में, नड्डा जी में क्या फर्क है? एक व्यक्ति, एक नेता इनमें से बता दीजिए जिसने कि वहां पर ग्रेटर हैदराबाद के विकास की बात की हो। विकास के मुद्दे ये कहीं नहीं बोलते हैं, केवल और केवल हिंदू मुसलमान को झगड़ाना, दफनाना, मारना, काटना, यही चीजें। क्या हम यही न्यू इंडिया की कल्पना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में आगे बढ़ना चाहते हैं? और ये ओवैसी जैसे लोग इनकी बी टीम का काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही तो ये एआईएमआईएम करती है कि किसी ना किसी तरीके से वोटों का बंटवारा किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, और उसी ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीता जाए। और जनता को विकास के विषय में मत सोचने दो, केवल वो इस विषय में इतना तक उनको मजबूर कर दो कि उनको रोजी रोटी मिल रही है तो वो उसको ही विकास समझे। आदिल भाई, जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। राज्य में वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं आप लोग। जहां मुस्लिम वोट एक छत्र वोट डाल रहे होते हैं किसी दूसरी जगह पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आप अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और मुस्लिम वोटों का बंटवारा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी, ये कांग्रेस का आरोप, जवाब लेना चाहूंगा इस पर आपका। अच्छा, कांग्रेस से पूछिए कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब हम थे तो क्या थे?
जब यहाँ पर YSR रेड्डी साहब की सरकार थी, उसमें हमारा समर्थन था, तब हम क्या जब आप यूपीए 1 और यूपीए 2 में थे, इस तरह का कोई बयान नहीं आता था आपके यहाँ से। लेकिन जैसे ही आप हमसे अलग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तब से आपके यह बयान देखिए, आप 2014 के इस बात से उठा करके अपने बयान देख लीजिए कि देश में जहां जहां आप चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, उनके कहे हुए एजेंडा के तहत आप काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश में क्या हाल है? 0 सीट है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली का क्या हाल है? कांग्रेस के कर्नाटका के एमएलए भाग गए, उसका क्या है? मध्य प्रदेश में एमएलए आपके भाग गए, मणिपुर में आपके भाग गए। देखिए, इन चीजों का हाल हर चुनाव में बदलता है। ये हाल हर चुनाव में बदलता है। हर चुनाव में हाल बदलता है और इस चुनाव में आपको हैदराबाद की जनता आपको भी जवाब दे देगी कि बहुत कर लिया आपने भी पोलराइजेशन, बहुत आपने वोटों का बंटवारा करके जो है उस पर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम बहुत कर लिया, लेकिन विकास की बात आप लोग भी नहीं करते हैं। उपाध्याय साहब, आप क्या वजह देखते हैं? योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी, तमाम दिग्गज स्टार कैंपेनर जो थे वो वहां चले गए। बीजेपी का कहना है कि हम हर चुनाव को ऐसे ही लड़ते हैं, लेकिन क्या इतने स्टार प्रचारकों की जरूरत है निगम पार्षद चुनाव में? क्या बना दिया चुनाव का? देखिए, निगम के चुनाव में इतने बड़े लीडर्स को उतारना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भी बहुत संजीदगी के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी इलेक्शन को लड़ रही है। और देखिए, बड़ा क्लियर है कि दोनों का AMM की बात आप करते हैं तो देखिए, एक तरफ आप राजनीति हिंदुस्तान में करेंगे, इलेक्शन भी भारत में लड़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का नाम लेने में आप परहेज करेंगे, ये बातें गले से नहीं उतरती हैं। और ये जो अलगाववादी बयान है, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे बयान आते हैं कि भाई पुलिस हटा दीजिए फिर हम हिंदुओं को देख लेंगे। तो देखिए, एक तरफ वो पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, दूसरी तरफ अभी बीजेपी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है, अभी TRS वहाँ पर ठीक है भी अच्छी दावेदारी रखती है और जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं स्वीकार्यता है, लेकिन ये जो इलेक्शन है जो हैदराबाद में आप देख रहे हैं, वो निगम पर कब्जा करने के लिए दोनों आपस में अपना एक तालमेल यहाँ भी नज़र आता है कि भी मैं देखता हूँ बीजेपी वर्सेस ओवैसी हो जाए तो बाकी पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस है या दूसरी पार्टियाँ हैं, वो फिर साइड हो जाती हैं। और देखिए, इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आप राजनीति करते हैं तो एक स्ट्रेटेजी के तहत लड़ते हैं। तो बीजेपी की एक अपनी स्ट्रेटेजी है कि वहाँ इतने स्टाफ जाकर उतारना है और किसी भी तरीके से अपनी, क्यों कर्नाटक के बाद मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी दक्षिण भारत में इन्हें एक जगह चाहिए, तो वो निगम के चुनाव से क्या होता है कि आपको जो कोर वोटर होता है ना, कोई छोटा इलेक्शन होता है तो बिल्कुल गली मोहल्ले की भागीदारी उसके अंदर होती है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता बन के निकलेगा या जो वोटर इनका जो बनेगा वो आगे भी काम आएगा। तो उस लाइन पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी काम। संजय जी, अगर अगले चुनावों की बात करें तो ममता बनर्जी के साथ भी गठजोड़ हो सकता है AIMIM का, उससे भी डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। समझ रहे हैं कि इन चुनावों में निपटा दिया जाए, हैदराबाद में निपटा दिया जाए, पूरी ताकत झोंक दी जाए, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठजोड़ हो गया तो वहाँ पर मुस्लिम वोट को साधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ओवैसी से निपटना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर। देखिए, इसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। ये ममता बनर्जी का चिंता का विषय है कि जो वो मुस्लिम वोटर के नाम पर वो तांडव कर रही है बंगाल में, अगर वो मुस्लिम वोटर AIMM ले गया कुछ, तो ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए तब भी वैसा ही था, हमारे लिए आज भी वैसा ही है। लेकिन अगर ममता बनर्जी के साथ चले गए, एक मिनट, तृणमूल कांग्रेस के साथ ये आपस में मुसलमानों के वोट के वितरण को रोकने के लिए ममता बनर्जी जो है कार्य कर रही है। इससे भाजपा को क्या लाभ होगा, मुझे इसकी चिंता नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं। एक मैं बता रहा हूँ, भाजपा को किसी भी स्थिति में मुसलमानों का वोट नहीं मिलना, जो वहां पर कट्टरपंथी मुसलमान की एक अपनी भाव विचार है, उसमें आघात पहुंचना ही पहुंचना। हमें तो लड़ना है ममता बनर्जी से त्रस्त बंगाल को बचाने के लिए। हमारा उद्देश्य यहाँ हिंदू मुसलमान ये नहीं है। जहां भी चुनाव होगा और ओबीसी जैसे लोगों को, अगर ओबीसी जैसे लोगों का भारतीय राजनीति में जन्म होता है, पनपता है, फलता फूलता है, बड़ा होता है, हम समझते हैं कहीं ना कहीं से आक्रांता का दूसरे रूप में, प्रजातांत्रिक रूप में देश के अंदर प्रवेश करने के बराबर होता है। बाबर भी यही करता था, औरंगजेब भी यही करता था, आता था, मारता था, काटता था, और ओवैसी भी यही कर रहे हैं। ओवैसी क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदुओं को, पुलिस को हटा दो, मैं बता दूंगा हिंदू कितने देर में साफ हो जाते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी भी सोच
उसी आक्रांताओं से मिलती है। हालांकि मुझे कहते हुए थोड़ा भी हिचक नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने मुस्लिम भाई हैं उनका कहीं ना कहीं से डीएनए हिंदू है। उनके अंदर ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, उनके जुबान पर ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। एक हिंदू संस्कृति का उनके अंदर खून के अंदर प्रवाह है, वो इस तरह की कटु बातें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो कटु बातें बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इसे हम आक्रांताओं से जोड़ सकते हैं। वो आक्रांता जब पावर में आया तो मंदिरों के मंदिर तहस नहस कर दिया। आदिल भाई, संजय भाई के सवालों का जवाब दोबारा नहीं करना और साथ ही साथ हैदराबाद में एआईएमआईएम और टीआरएस मिलकर शहर को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बड़ा आरोप लगाया। तमाम सवालों का जवाब देखिए, सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो हिंदुस्तान में एक वाहिद रियासत तेलंगाना थी जो माइग्रेंट लेबर को 500 रुपया भी दी और 12 किलो अनाज भी दिया, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। बीजेपी का जयपुर को आईटी हब बनाना, चुनाव के वक्त भोपाल को आईटी हब बनाना, बेंगलोर को आईटी हब बनाना, जबकि कोई हब नहीं बना है। अभी कोविड पर इनका कोई सीरियसनेस नहीं है, महंगाई पर कोई सीरियसनेस नहीं है, रोजगार पर कोई सीरियसनेस नहीं है, जीडीपी घट रहा है, माइनस में जा रहा है, इनका कोई सीरियसनेस नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चर्चा में रहे ताकि मुख्य मुद्दा से ध्यान पब्लिक का हटते रहे और मामला बनते रहे। बीजेपी किसी जन्म में इस चुनाव में अमित शाह चैलेंज कर दे कि मेयर इनका नहीं बनेगा, ना डिप्टी मेयर इनका बनने जा रहा है। सिर्फ आम आवाम को दिग्भ्रमित करने के लिए महंगाई के मुद्दा से, रोजगार के मुद्दा से, जीडीपी माइनस में जाने के मुद्दा से, आपका कोरोना का कोविड का कोई सही मैनेजमेंट नहीं करने के मुद्दा से या चाइना के मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए ये सब संजय जी, चारों तरफ मुसीबतें हैं और उन मुसीबतों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरीके की बातें करते हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। ये आरोप आप पर जवाब। मुसीबतें इनकी कल्पना है। ये इस बात को नहीं कहेंगे कि पूरे देश के अंदर हर गली कोने में रोड बन गया। ये इस बात को नहीं कहेंगे कि पूरे देश के हर गली कोने में बिजली की आज आपूर्ति है। ये इस बात को नहीं मानेंगे कि हर घर में सिलेंडर पहुंचा हुआ है। ये इस बात को नहीं मानेंगे कि हर किसान को अनाज पैसे दिए गए हैं कोरोना काल में। ये इस बात को नहीं मानेंगे कि आज हर परिवार को अनाज दिया जा रहा है, हर किसी के अकाउंट में पैसा डाला जाए। क्यों? ये बातें इनको सूट नहीं करती है। कोरोना काल में जिस प्रकार से मोदी जी और पूरी टीम ने भारत को बचाने का और भारतीयता को रक्षा करने का कार्य किया है, ये इस बात को नहीं कहेंगे। क्यों? अगर कहेंगे तो इनका वोट जाएगा। ये वही बात कहेंगे जो कॉमन बात है, जीडीपी जी खराब हो रहा है। अरे भारत में लोगों को रोजी रोटी मिलता रहे, रोटी मिल रहा है। आज कोरोना के इस काल में हर लोग काम करे, यही एक भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। कोरोना में जल्दी से जल्दी उसका दवाई मिल जाए, उपचार मिल जाए और वो लोगों तक पहुंच जाए, ये भारत की प्राथमिकताओं में से एक है, मोदी सरकार के प्राथमिकताओं में से एक है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी है। कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, समझना ये चाहेंगे, अगर बिहार की बात करें तो एआईएमआईएम ने आपको भी खासा नुकसान पहुंचाया बिहार चुनाव में और आगे भी चुनाव है और इसी तरीके से अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा और अगर असदुद्दीन ओवैसी इतना एग्रेसिव होकर कैंपेनिंग करते रहे, अपने कैंडिडेट्स उतारते रहे, तो आगे भी कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, कांग्रेस को इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन समाज में जरूर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक ऐसा विष घोलने का काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ तो ये कट्टरवादिता ये फैला रहे हैं, दूसरी तरफ की कट्टरवादिता को ये फैला रहे हैं, जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि बीते 6 वर्षों में देश में कट्टरवादिता बढ़ी है, जो कि आगे आने वाले समाज के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, देश के लिए बहुत हितकारी है। आज ये लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी हो, ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं। ये केवल और केवल पोलराइजेशन, वोटों को जो है जनता को बांटना, उसकी बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को मजबूत करने को, देश को विकास करने की बात करती है। यहां बैठ करके झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी कर रहे हैं। आपने कितने घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया, जरा वो भी बता दीजिए। देश के 5,97,000 गांव में से केवल 18,000 गांव में आपने बिजली पहुंचाई है। 99% गांव में तो हमारी सरकार देके आ चुकी थी। आप उन 5,97,000 गांव में से 18,000 गांव में बिजली पहुंचा करके और आप ऐसी अपनी उपलब्धि बताते हैं कि जैसे देश में 2014 के बाद हैदराबाद चुनाव की अगर बात करें, काउंसिलर का, निगम पार्षद का चुनाव है, वहां पर कांग्रेस का क्या दावा है? कितनी सीटों पर आप खड़े हैं? कितनी सीटों पर आप जीत दर्ज करेंगे और जीतने के बाद क्या एजेंडा?
लेकिन निश्चित तौर पर बहुत हो चुका है। हैदराबाद की जनता ने बहुत देख लिया है, इन लोगों के झूठे दावे और वादे सब देख लिए हैं और वापस अब ज़मीनी रिपोर्ट ये है कि सर्वे भी आए हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत अच्छे बहुमत से अपनी सत्ता में आने वाली है और मेयर भी हमारा आएगा, डिप्टी मेयर भी हमारा आएगा, सारी जो है जो कमेटीज बनेंगी उनमें भी चेयरमैन हमारे आने वाले हैं। चलिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दावे हैं। चलते चलते आरबी उपाध्याय साहब, आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। इस तरीके के स्लोगन, मैं लैला और मेरे पीछे हज़ारों मजनू, डोनाल्ड ट्रंप को भी उतार दीजिए, 7 जन्म लग जाएंगे आपको शहर का नाम बदलने में, इस तरीके के बयान कितना इम्पैक्ट डालते हैं लोगों की मानसिकता में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कल वोटर खड़ा होगा, उसको बटन दबाकर अपना वोट देना है। देखिए कोहली जी, जो भी दर्शक हैं तो इनको भी समझना होगा कि देखिए, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। यानी जो मुख्य मुद्दे हैं बात उन पर होनी चाहिए और उन पर कोई बात न करके जो भी इलेक्शन आता है आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर जाके लड़ा जाता है। तो वो देखिए एक लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना विजन रखना चाहिए और उसमें आगे जो उनकी रूपरेखा है वो बतानी चाहिए और जो काम किए हैं उनके ऊपर एक्चुअल में इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि शुरू तो विकास से करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन शुरू होगा विकास की बात करेंगे, विकास से शुरू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन बढ़ता चला जाता है अंतोगत तो फिर वो जाति और धर्म पर आकर टिक जाता है, जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से और अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से गोटियाँ बिछाती है और सबका जो अंत है, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे यूपी, चाहे दूसरे स्टेट का इलेक्शन है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, वो सब हिंदू मुस्लिम और उसी के नाम पर लड़े जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं घातक है। इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको एक बहुत बड़ा आघात लगता है और आघात यही लोग लगाते हैं जो लैला मजनू का खेल खेलते हैं या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल खेलते हैं। तो उसमें सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। सब लोगों को इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, हैदराबाद की भलाई के लिए क्या योजना है उन पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। AIMIM की पकड़ मजबूत है हैदराबाद में और अच्छा प्रदर्शन दोहराने के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। इन चुनावों के जरिए दक्षिण भारत में वो एंटर करना चाहती है और वहाँ पर अब वो सरकार बनाने की फिराक में भी है। नेशनल पार्टीज़ में ओवैसी ऐसा चेहरा बन गए हैं जो मुस्लिम चेहरा है और कई राज्यों में वो अपनी धमक दिखा चुके हैं। अगला चुनाव पश्चिम बंगाल का है। ओवैसी के लिए, AIMIM पार्टी के लिए ये जो हैदराबाद के चुनाव हैं ये कहीं ना कहीं एक लकीर को छोटा कर सकते हैं, लकीर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये देखना होगा। फिलहाल संजय जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद रहे, अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद रहे, आदिल हसन AIMIM हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।